Hello students, today we will study about respiration or simply the process of breathing, that is inhaling in oxygen and giving out carbon dioxide. ठीक, सबसे पहले अपन टाइप पढ़ लेते हैं. ठीक, सबसे पहला जो है वो है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग. क्यूटेनियस का मतलब क्या होता है? स्किन. मतलब यहाँ पर जो रेस्पिरेशन है वो स्किन के थ्रू होता है. एक बहुत सिंपल एग्जांपल है अर्थवॉर्म. ठीक है, तो रेस्पिरेशन थ्रू स्किन में द ऑर्गेनिज्म इज हैविंग स्मॉल पोर्स ऑन द स्किन एंड थ्रू दैट पोर्स द गैसियस एक्सचेंज इज टेकिंग प्लेस. अर्थवॉर्म में बॉडी सेगमेंटेड होती है, पढ़ा था ना लास्ट ईयर 9th में, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में. एंड द ऑर्गन्स आर अलाइंड अलोंग देयर बाउंड्री. उनका आउटर बाउंड्री है स्किन का, वहीं पे ऑर्गन्स होते हैं. और फिर बाकी जितने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है सब में स्किन के थ्रू होता है. स्किन के उसमें पोर होता है ना. तो ये एक सिंपल एग्जांपल है. और किस में होता है ये? और होता है फ्रॉग में. फ्रॉग में कब होता है? जब वो पानी के अंदर होते हैं, है ना. क्या होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन होती है. म्यूकस मेम्ब्रेन स्किन के ऊपर म्यूकस सीक्रेट कर देती है, तो उनकी स्किन वेट नहीं होती है और वो एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन. ठीक है, तो फ्रॉग में कब होता है? व्हेन दे आर इनसाइड वाटर. सेकंड है ट्रैकियल, है ना. इसमें आपका ट्रैकियल में क्या होता है? ट्रैकियल उन ऑर्गेनिजम्स में होता है जिसमें जो आपकी स्किन है वो हल्की थिक होती है. ठीक है, इसके एग्जाम्पल आते हैं सारे ऑर्थ्रोपोड. ऑर्थ्रोपोडा में कौन आते हैं? सारे इंसेक्ट, जितने भी इंसेक्ट हैं. एक सबसे कॉमन एग्जाम्पल है कॉकरोच. कॉकरोच में अगर आप इमेज देखना तो कॉकरोच के जो नीचे आपका बॉडी के दो पार्ट होते हैं, सामने वाला वेंट्रल, पीछे वाला डोर्सल. तो अगर मैं जमीन में रेंगूंगा तो मेरा वेंट्रल साइड जमीन की तरफ रहेगा. ठीक है, तो इसके वेंट्रल साइड में, यहाँ पे साइड में बहुत सारे ट्रैकिया होते हैं. अब ट्रैकिया क्या है? दे आर ट्यूब्स ऑफ एयर सैक जो गैसियस एक्सचेंज करवाती है. लास्ट ईयर क्लास 9th में एक्टिविटी थी कॉकरोच वाली, बट अब आपने पढ़ी हो नहीं पढ़ी वो मुझे नहीं पता, बट देयर वाज एक्टिविटी ऑफ ट्रैकिया. कोई बात नहीं. थर्ड है ब्रांकियल. ब्रांकियल का सिंपल मतलब है थ्रू गिल्स. अब गिल्स के थ्रू कौन करता है? सारी फिश, प्रॉन, ये सब हो गए. ठीक है. फोर्थ है जो अपने अंदर जो अपने को पढ़ना है वो है पल्मोनरी. ओके, एक मिनट बेटा. नाउ वी विल स्टडी रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स. मैं एक बार आपको फोटो शेयर कर देता हूँ. बुक्स अपनी खोल लो अगर आसपास बुक्स हो तो, है ना. ये दिस इज द ह्यूमन, फिर वही काम करना शुरू कर दिए. दिस इज द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, देख लो एक बार इमेज, है ना. तो कहा देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज स्टार्टिंग फ्रॉम द नेजल कैविटी. नेजल कैविटी से स्टार्ट हो रहा है, फिर बक्कल कैविटी में जा रहा है और फिर थोरैसिक कैविटी में खत्म हो रहा है. 3 कैविटीज में आती है, नेजल कैविटी, बक्कल कैविटी और थोरैसिक कैविटी. तो अपने को सबसे पहले स्टार्ट करना है कहां से?
इससे अपना नेजल कैविटी से। बट बिफोर गोइंग इनटू नेजल कैविटी अपन एक बार ये पढ़ लेंगे कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कैसे होता है। ठीक, इनहेलेशन मतलब सांस अंदर लेना, एक्सहेलेशन मतलब सांस बाहर छोड़ना। ठीक, तो देखो यहां पर अब अगर मैं लंग्स की बात करूं, ये एक लंग्स हो गया, ओह माय गॉड ये थोड़ा अलग अजीब बन गया, ये दूसरा लंग्स, चलो जैसा ही बना। अब लंग्स में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ATM जिसको अपन बोलते हैं, वो होता है 760 mm ऑफ मर्करी, या प्रेशर की यूनिट होती है टॉर। यही आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब जो हवा का दबाव बाहर है, और लंग्स के अंदर भी नॉर्मल कंडीशन में इतना ही प्रेशर होता है। तो अगर दो चीजों का प्रेशर सेम है तो क्या कुछ अंदर बाहर जाएगा? अंदर बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना, अब मुझे सांस अंदर लेनी है। सांस अंदर लेने को अपन क्या बोलते हैं? इनहेलेशन, या इंस्पिरेशन भी बोलते हैं बायोलॉजी में, इनहेलेशन याद कर लो। अब लंग्स के यहाँ पे जस्ट नीचे एक डोम शेप्ड मसल होता है जिसको अपन बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम, दिस इज कॉल्ड द डायफ्राम। दिख रहा है डायफ्राम लिखा? अरे यार सॉरी, हल्का सा मैं ये कर दूं। ठीक, सो लंग्स के जस्ट नीचे आपका ये जो मसल है इसको अपन बोलते हैं डायफ्राम। अच्छा, अब देखो यहाँ पे डायफ्राम का मेन फंक्शन क्या है। मतलब डायफ्राम देखना बहुत ध्यान से, डायफ्राम ऐसा है इस प्रकार डोम शेप्ड, ठीक है। अब यहाँ पे आपका रिब केज होता है, सामने ऐसा रिब्स होती है, 12 पेयर ऑफ रिब्स होती है ना। रिब्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? पसलियां। अभी जो डायफ्राम है ये मसल्स के थ्रू रिब से अटैच होता है इस प्रकार, ये ऐसा, ये इसकी मसल्स हैं जो इसको डायफ्राम को रिब से अटैच करती है। अब देखो ये ऐसा डोम शेप का, ध्यान देना थोड़ा, ये ऐसा डोम शेप का है, एक मसल ऐसे निकली है और एक मसल इस तरफ लगी है। अब पहला काम, जब मुझे सांस लेना है तो सांस लेना सबसे पहले चीज ध्यान रखना, ये कैसा प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस मतलब एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है, किस फॉर्म में इस्तेमाल होगा? एटीपी। एक चीज और ध्यान रखना, जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये एक्टिव प्रोसेस है, और जब भी रिलैक्स होती है तो ये पैसिव प्रोसेस है। मसल का कॉन्ट्रैक्शन इज एक्टिव, रिलैक्सेशन इज पैसिव। भाई रिलैक्स करने में कोई थोड़ी ऐसा कर बैठ चिल हो रहा है, अगर आप एक्टिव होकर काम करोगे तब एनर्जी लगती है ना। तो पहला काम क्या होगा, मुझे सांस अंदर लेनी है, ये जो आपके डायफ्राम की जो मसल्स हैं जो रिब केज से अटैच है आपका, ठीक, ब्रेन सिग्नल देता है, यहां पर आपके एटीपी मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं और ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। अब देखो ऐसा है, ध्यान देना, ऐसा है। अब यहां वाला अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, छोटा होगा, तो ये इसको इस तरफ खींचेगा और ये इसको इस तरफ खींचेगा। तो जब ये, जैसे ये एक डोम शेप है, कोई इसको इधर खींच रहा है डायगनली और कोई इसे इधर खींच रहा है, तो जब ऐसे खींचेगा तो ये डायफ्राम कैसा हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा। समझ गए? तो पहला फंक्शन क्या होता है? द डायफ्राम इज पुल्ड बाय द मसल्स विच आर अटैचिंग इट टू द रिब केज। ठीक है, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, छोटी होती है, उसको खींचती है, खींचते हैं, डायफ्राम डोम शेप से क्या हो जाता है? फ्लैट हो जाता है। अब जैसे डायफ्राम फ्लैट होता है, ये आपका डायफ्राम क्या हो गया? डायफ्राम यहाँ पे फ्लैट हो गया, एकदम फ्लैट हो गया। अब जैसे ये फ्लैट हो गया, ये डोम शेप तो हट गया आपका, तो लंग्स का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब एक लॉ होता है, वो कहता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर आप वॉल्यूम बढ़ा दोगे किसी चीज का तो उसके अंदर जो प्रेशर है वो घट जाएगा। ठीक है, जैसे मेरे पास एक छोटा सा फुग्गा है, मैंने उसमें हवा भरी तो फुग्गा फूल जाता है।
क्योंकि उसमें आपका ओपी उतना वॉल्यूम नहीं, बट अगर मैं वही हवा इस कमरे में मारता रहूं, या एक बहुत बड़े नहीं बलून उड़ते हैं हवा में, उसमें अगर मैं फूंक मारूं तो क्या वो आपका क्या बोलते हैं बबल अप होगा या बड़ा होगा साइज में? नहीं होगा, एक्सपैंड नहीं होगा, क्योंकि मेरा उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। प्रेशर तो मेरा उतना ही है बट उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। तो अब क्या हुआ, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया। लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया तो यहाँ प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। बाहर जो हवा है, बाहर हवा का प्रेशर क्या है, ज्यादा। तो अब क्या होगा, एयर या एनीथिंग इट फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो एयर अपने आप हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आएगी और लंग्स के अंदर भर जाएगी। क्लियर है इतना? फिर से एक बार समझा दूं, बताओ कैसे हुआ। So inhalation is an active process. It uses ATP. ATP से क्या होता है, ये जो मसल हैं जो डायफ्राम को रिब केस से जोड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। डोम शेप्ड है, कॉन्ट्रैक्ट होगा, छोटा होगा तो इसको ऐसा फ्लैट खींचेगा, फ्लैट कर देगा। जब डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा तो लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। जब लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो उसके अंदर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। जब प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो बाहर प्रेशर ज्यादा है, तो एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर will rush inside your lungs। ठीक, ये हो गया इनहेलेशन। अब नेक्स्ट है एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन तो बहुत सिंपल है, अब कुछ नहीं होगा। सबसे पहला ये पैसिव प्रोसेस है, मैंने बोला है जब भी मसल रिलैक्स होंगे तो वो क्या है, पैसिव प्रोसेस। कोई भी एनर्जी यूज, एक्टिव मतलब एनर्जी यूज होती है, पैसिव मतलब एनर्जी यूज नहीं। अब सिंपली जब एक बार इनहेलेशन हो जाएगा उसके बाद आपकी मसल्स रिलैक्स करेंगी, रिलैक्स करेंगी तो क्या होगा, वापस से ये एलोंगेट होंगी, वापस से डायफ्राम अपने डोम शेप में आ जाएगा, वो लंग्स को पुश करेगा और लंग्स जो एयर भरी है उसको बाहर रिलीज कर देंगे। तो इनहेलेशन में कौन सी एयर अंदर आती है, O2। एक्सहेलेशन में कौन सी एयर बाहर जाती है, CO। तो पहले आप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन लिख देना। इट इज एक्टिव प्रोसेस, इट यूजेस एनर्जी, ठीक है। The muscles connected between diaphragm and the rib cage, they contract, the diaphragm flattens, the volume of lungs increases, air from outside enter the lungs। Exhalation में it is a passive process, the muscles connected between the diaphragm and the rib cage they relax, as a result of which the diaphragm regains its dome shape, उसका actual shape dome shape है, due to which the volume of lung decreases and it pushes the air out। Inhalation में O2 अंदर आती है, exhalation में CO2 बाहर जाती है। वाओ, लाइट चली गई। रुको हाँ, गेट खोल देता हूँ। अरे बट चमकता है गेट खोलने में। दिख रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है। एक मिनट होल्ड करना बेटा। तो ये अपन ने पहला स्टेप पढ़ लिया, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। अब इनहेल और एक्सहेल किसके थ्रू करते हैं, थ्रू द नेजल कैविटी, है ना। आपके ये दो नॉस्ट्रिल होते हैं, इन्हीं के थ्रू अपन इनहेल करते हैं, ठीक। अब अपन आते हैं नेजल कैविटी। अरे यार लाइट आ गई। ठीक है, दिख रहा है ना। नेजल कैविटी। अब नेजल कैविटी में सबसे पहली चीज है, देयर आर टू नॉस्ट्रल। ये आपके दो नॉस्ट्रल होते हैं, बड़ी प्यारी सी आपकी नाक होती है ऐसे। अब नॉस्ट्रल के थ्रू एयर अंदर जाती है, ठीक। अब जैसे एयर अंदर जाती है, सबसे पहले आपकी जो नोज है उसके अंदर क्या होते हैं, हेयर होते हैं और म्यूकस होता है। अब है ना, जो आपकी नोज अंदर ऐसे उंगली करो तो वेट वेट लगती है। अब इस हेयर और इस म्यूकस दोनों का बहुत जरूरी रोल है। हेयर क्या करता है, जो आपके हल्के बिगर डस्ट पार्टिकल हैं उनको एनगल्फ कर लेता है कि भैया आप अंदर सांस लंग्स में नहीं जाओगे, ठीक है। उसके बाद सॉरी,
शॉक चली गई अंदर, एयर रोक नहीं पाए। उसके बाद म्यूकस आता है। म्यूकस भी क्या करता है, ये जो फाइन डस्ट पार्टिकल हैं उनको ट्रैप करता है या एंगल्फ करता है, पहला चीज। अब जो भी एयर है, मान लो अगर मॉइस्चर है तो ठीक है, कई बार जब गर्म हवा चलती है इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, मॉइस्चर बिल्कुल नहीं है, तो ये म्यूकस आपकी एयर को मॉइस्ट भी करता है, क्योंकि अपन चाहते हैं कि जब हवा जाए विंड पाइप के थ्रू तो वो मॉइस्ट रहे। अगर ड्राई एयर होगी तो ड्राई में क्या होता है, फ्रिक्शन होगा और अपना लंग्स जो है वो जलने लगेगा, तो अपन ये नहीं चाहते। ठीक है, तो हेयर बिगर डस्ट पार्टिकल को एनगल्फ या एनट्रैप करता है, म्यूकस फाइन डस्ट पार्टिकल को एनगल्फ या एनट्रैप करता है, और साथ में क्या करता है, मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर मान लो ठंडी जगह है कोई, बताया था मैंने एक बार पहले भी शायद पिछली क्लास में, जो ठंडी जगह होती है जैसे पाकिस्तान है, रशिया है ना, ये सब जगह, यहाँ पे जो लोग हैं उनकी जो नोज होती है वो लॉन्ग होती है ना, लॉन्ग होती है, काफी लंबी नाक वाले होते हैं। लंबी नाक क्यों होती है, क्योंकि अपन चाहते हैं कि जो एयर अपनी लंग्स में जाए वो वार्म रहे, ज्यादा ठंडी ना रहे। ठीक है, अब भाई ठंडी जगह है, ठंडी जगह है तो ऑब्वियसली हवा ठंडी होगी, तो अब ये नाक लंबी होने से क्या हो गया, जब एयर इसके थ्रू मूव कर रही है, ये म्यूकस से मिल रही है, हेयर से मिल रही है, ठीक है, फ्रिक्शन भी हो रहा है, तो अगर पैसेज लंबा है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा और आपकी एयर क्या हो जाएगी, वार्म हो जाएगी। तो जितनी भी ठंडी जगह है वहां के लोगों की जो नोज है वो क्या होगी, लंबी होगी। जितनी गर्म जगह है जैसे साउथ अफ्रीका, डेजर्ट है ना, सहारा वहारा दुनिया, तो साउथ अफ्रीका में गर्मी बहुत ज्यादा है। ठीक है, जहाँ पे आपके ब्लैक पीपल मिलते हैं, ब्लैक लाइफ मैटर है ना, आंदोलन चल रहा है इस समय, मैं भी ब्लैक हूँ तो मेरी लाइफ भी मैटर करती है। वहां देखो उन लोग की नाक ऐसी होती है, मतलब ये ऐसा ऐसा होता है ना, कुछ ऐसा अजीब टाइप का, बहुत डिफरेंट होता है, लाइक छोटी होती है और बहुत बड़े वो होते हैं, आपके जो नॉस्ट्रल के ओपनिंग है वो काफी बड़े होते हैं। क्यों होता है, अब वहां उल्टा है, वहां पे एयर बहुत वार्म है, बहुत वार्म है, तो नाक छोटी है, मतलब पैसेज एकदम छोटा कर दिया ताकि भाई हवा आसानी से अंदर चली जाए, ज्यादा फ्रिक्शन ना हो और गर्म ना हो। और जो उसका ओपनिंग है, जो उसका क्रॉस सेक्शन है, जो उसका ल्यूमेन है, बायो में क्रॉस सेक्शन ल्यूमेन पढ़ेंगे अभी अपन आगे, जो उसका क्रॉस सेक्शनिंग है या जो उसका ल्यूमन है, ये जो नॉस्ट्रिल का, वो अच्छा वाइड होता है, बड़ा होता है, ताकि जब एयर रश करे तो उसके बीच पार्टिकल टकराए नहीं, कोई भी फ्रिक्शन ना हो। तो जो ठंडी जगह है वहां के लोगों की नाक लंबी होगी, गर्म जगह के लोगों की नाक छोटी होगी, और भारत जहाँ टेम्परेचर मॉडरेट है, हमारी नाक भी मॉडरेट साइज की होती है। तो प्रकृति ने बहुत सोच समझ के सब कुछ बनाया है, तो प्रकृति जो है उसको आप धन्यवाद दीजिए। ठीक, तो ये फंक्शन हो गया एयर का। हेयर आपके डस्ट पार्टिकल एनगल्फ करते हैं, म्यूकस भी डस्ट पार्टिकल ट्रैप करता है, एयर को मॉइस्ट करता है, अगर कोल्ड एयर है तो उसको वार्म कर देगा, वार्म एयर है तो कोल्ड कर देगा। क्लियर है, नॉस्ट्रल का फंक्शन या नोज का फंक्शन या नेजल कैविटी का फंक्शन। द सेकंड पार्ट टू विच द एयर रीचेस इज फेरिंग्स। दो चीजें होती है, लैरिंग्स और फेरिंग्स। लैरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स जिससे आवाज निकलती है। फेरिंग्स में मेन चीज क्या होते हैं, इसमें होते हैं टॉन्सिल। टॉन्सिल है ना, मुझे टॉन्सिल हो गया है, और टॉन्सिल तो ऑलरेडी होता ही है। टॉन्सिल का मेन फंक्शन है, इसका भी एक फंक्शन है, टू ट्रैप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नाक में जर्म्स और वो सब आए, इसका मेन फंक्शन है टू ट्रैप माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ताकि वो आपके लंग्स में ना जाए। फिर कई लोग की टॉन्सिल की बीमारी बढ़े आती है तो टॉन्सिल्स आपके रिमूव भी हो जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। ये मतलब एक बार खराब हुआ है तो फिर इसका परमानेंट कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसको हटवाना ही पड़ता है। दवाई वाई लोग करवाते हैं, उससे आराम मिलता है, बट आफ्टर सर्टेन टाइम यू विल हैव टू रिमूव योर टॉन्सिल। ठीक है, ये फेरिंग्स का एक फंक्शन हो गया। एयर रीचेस फेरिंग्स, फेरिंग्स कंटेन्स टॉन्सिल एंड इट्स मेन फंक्शन इज टू ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ताकि आपकी हवा, मतलब फिल्टर, मेन फंक्शन क्या है, एक ही लिख देना, फिल्टर द एयर, सबसे अच्छा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज विंड पाइप, ट्रैकिया। ट्रैकिया का दूसरा नाम है विंड पाइप।
ठीक है। अब विंड पाइप क्या है, यहाँ पे अपनी विंड पाइप होती है, ये है ना। अब विंड पाइप का काम क्या है, ये नेजल कैविटी को लंग्स से कनेक्ट करती है, जंक्शन है उनके बीच का, ठीक। अब विंड पाइप में भी सबसे पहले क्या होता है, इसमें भी म्यूकस और हेयर होते हैं। म्यूकस भी होता है, हेयर भी होता है। फिर से क्या फंक्शन है म्यूकस और हेयर का, टू फिल्टर द एयर। कितनी बार देखो फिल्टर हो रही है, ठीक है। इसकी लेंथ होती है 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर विंड पाइप की। अब ट्रैकिया विंड पाइप में इतना ही है, बस वो ट्रांसपोर्ट करता है यार। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विंड पाइप में, ठीक है। पिक्चरों में देखा है ना, किस कैसे गला घोंट के मारते हैं तो ऐसे आवाज आती है टक। तो आवाज क्यों आती है, क्योंकि विंड पाइप के अंदर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती हैं। अब देखो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या है, यहाँ देखो। अरे यार बार बार बोर्ड मिटाना पड़ता है, बहुत दिक्कत है। ये देखो, ये आपकी विंड पाइप है, ठीक है। जस्ट सपोज ये आपकी विंड पाइप, इसमें सी शेप के अंदर साइड, बाहर साइड नहीं, सी ऐसा सी कंप्लीट नहीं है, सी शेप की ऐसी रिंग्स होती हैं, ठीक है। अंदर सी शेप की रिंग्स होती हैं, अराउंड अप्रॉक्स 16 रिंग्स होती हैं। इनको अपन बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज आपने पढ़ा है लास्ट ईयर, है ना, सॉफ्ट होता है, कुशन प्रोवाइड करता है। ये कार्टिलेज की बनी होती है। अब इसका मेन फंक्शन क्या है भाई, कोई पूछ ले कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज करती क्या है। मैं सांस ले रहा हूं, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है ना। अब मान लो जैसे एक बार एयर अंदर गई, एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम ऐसा होगा जब मैं बोल भी रहा हूं, कोई भी ध्यान रखना, दुनिया में कोई भी प्रोसेस कंटिन्यूस नहीं है। ये बल्ब लाइट दे रहा है, ये ट्यूबलाइट लाइट दे रही है, बट ये लाइट कंटिन्यूसली नहीं दे रही है। ये कैसे लाइट दे रही है, जल बंद जल बंद जल बंद। बट क्योंकि लाइट की वेलोसिटी इतनी ज्यादा है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, कि मैं वो चीज ऑब्जर्व नहीं कर पाता। तो यहाँ भी वही चीज है, जब एयर फ्लो करती है विंड पाइप से तो कंटिन्यूस नहीं होती है, एक बार जाएगी, फिर कुछ मान लो माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड या 1 सेकंड के लिए वहां पे हवा नहीं रहेगी। अब इसके अराउंड प्रेजेंट है मेरी बॉडी, और बॉडी के बाहर प्रेजेंट है एयर। क्या प्रेजेंट है, एयर। तो क्या होगा भाई, एक पल जब इसमें एयर बिल्कुल नहीं रहेगी, जब इससे एयर खत्म हो जाएगी, कुछ सेकंड, 1 सेकंड के लिए मान लो एयर नहीं है, तो यहाँ पर प्रेशर ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, प्रेशर मिनिमम हो जाएगा, और बाहर प्रेशर क्या है, मैक्सिमम है। तो क्या होगा, ये जो आपकी विंड पाइप है ये क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। कब कोलैप्स होगी, जब रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं। लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इन द एब्सेंस ऑफ एयर, वो बाहर के प्रेशर से कोलैप्स नहीं होती है। तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, the main function of rings of cartilage is to provide support to the windpipe, and it helps the windpipe so that it may not collapse when there is a lack of air in the windpipe. अगर हवा नहीं रहेगी तो बाहर के प्रेशर से ये पिचक पिचक जाएगी, है ना। देखा ना, स्ट्रॉ में से हवा खींच लो पूरी तो ऐसे पिचक जाता है वो। तो आपके हवा खींचने से नहीं पिचकता, वो बाहर के प्रेशर से पिचक जाता है, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। क्लियर है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आता है ये। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन, व्हाट इज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। सो देयर आर 16 रिंग्स। शेप क्या होता है, सी शेप्ड, लिख लो, दे आर सी शेप्ड, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द विंड पाइप। मेन फंक्शन क्या है, to prevent collapse of the windpipe during the absence of air by external pressure। ये इसका फंक्शन। क्लियर है, समझ में आ गया, बढ़े आगे। यहां पर एक चीज किसी ने और पूछ ली कि भाई अगर रिंग देना ही था तो कंप्लीट सर्कल दे देता, सी शेप की रिंग क्यों दी।
मैंने क्या बोला, प्रकृति ने सब कुछ बहुत सोच समझ के बनाया है। सी शेप की रिंग इसलिए दी है क्योंकि ध्यान रखना, ये जो मेरा सामने वाला, ये मेरा वेंट्रल पार्ट है, जहां पे आपका ये चेस्ट होता है वो वेंट्रल है, और ये आपका डॉर्सल है। तो ये जो रीजन है, ये वाला, यहाँ मेरी विंड पाइप है, और विंड पाइप के जस्ट पीछे होती है फूड पाइप, और उसके जस्ट पीछे होता है वर्टिब्रल कॉलम। ऐसा अरेंजमेंट है। तो अगर ये इसको पूरा सर्कुलर दे देता, ठीक है, एकदम क्लोज कांटेक्ट में है सब कुछ, अगर इसको ये पूरा सर्कुलर दे देता तो क्या होता, सर्कुलर कर दे देता तो यहाँ जस्ट पीछे फूड पाइप है, फूड पाइप इससे कोलाइड करती और उसके जस्ट पीछे वर्टिब्रल कॉलम, तो कोलिजन हो जाता। कोलिजन से हो सकता है कि आपका ये जो कार्टिलेज की रिंग है ये क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती। तो सी शेप का इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे जस्ट पीछे फूड पाइप और वर्टिब्रल कॉलम है, तो ये फिर यहाँ से आपके विंड पाइप को सपोर्ट दे देते हैं। अगर पूरा ऐसा कंप्लीट दे देता तो फिर क्या होता, कोलिजन अब ऐसा है तो यहाँ पे ऐसे अटके हुए सपोर्ट दे रहा है ऐसे करके, देख लो ये। अगर ऐसा होता तो ये भिड़ता है, इससे कोलिजन होता, जिससे आपके कार्टिलेज रिंग को डैमेज हो जाता। तो सी शेप का क्यों है, क्योंकि पीछे फूड पाइप है और वो उसको ऐसे सपोर्ट दे रही है। ठीक है, क्लियर है ये चीज, आगे बढ़े। डॉक्टरी पढ़ने में इतना स्कोप है ना जीवन में, कितना कुछ पता चलता है। तो अब तो मुझे लगता है मुझे भी डॉक्टरी करनी चाहिए थी। जब मैं बायो पढ़ता हूँ, लाइक देयर इज सो मच टू एक्सप्लोर इन द ह्यूमन बॉडी। इतनी अच्छी है आपकी ह्यूमन बॉडी, मतलब एक जिंदगी के 1000 जिंदगी कम पड़ जाए ह्यूमन बॉडी को एक्सप्लोर करते करते। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर एज अ प्रोफेशन इज वेरी गुड, बट फिर सर्टन प्रॉब्लम्स हैं जो मेडिकल सीट्स बहुत कम कर दिया है ना। पॉपुलेशन बढ़ रही है बट उतने कॉलेजेस उसने बनाए नहीं है, विच इज वेरी बैड। अब जैसे हमारे यहाँ एक मेडिकल कॉलेज को बनाने में 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी लैब और दुनिया भर के। जो कैरेबियन देश हैं, वेस्ट इंडीज, वहां पर जो मेडिकल कॉलेज हैं वो शॉपिंग मॉल में चलते हैं। शॉपिंग मॉल में 2 कमरे ले लिए या 2 दुकानें ले ली बड़ी बड़ी, उसमें मेडिकल कॉलेज चलते हैं। एंड कैरेबियन के 90% डॉक्टर जाते हैं यूएस में अपनी स्टडी मतलब प्रैक्टिस करने, एंड दे आर वेरी गुड डॉक्टर्स। तो इंडिया में क्या है ना, झंका मंका बहुत है, और बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। अब हर साल 10 लाख लोग देते हैं नीट का पेपर, 10 लाख सीट सब मिला के केवल है 60,000। तो भाई अब 10 लाख में मैं कह रहा हूँ चलो सब डिजर्विंग नहीं है, 1 या 2 लाख तो एटलीस्ट डिजर्विंग होंगे ना, लेकिन उनको सीट ही नहीं मिल पाती क्योंकि सीट ही नहीं कॉलेज। और इसमें चलता है खूब सारा पैसा, बहुत लॉबिंग होती है भाई, भयंकर। व्यापम घोटाला किया ही था, है ना। तो ये होता है, क्या छोड़िए। बट मेडिकल एज अ प्रोफेशन इज वेरी गुड, आई थिंक यू शुड गो फॉर इट, है ना। चलो अब नेक्स्ट अपन आ गए लंग्स में। ठीक, लंग्स में अपन आ गए, लंग्स। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। देखो आपके 2 लंग्स हैं, एक है आपका राइट। अच्छा एक बार ध्यान देना, मेरी बॉडी ऐसी है, अभी मुझे देखो, ठीक है, ऐसा हूं। तो अब ये पीछे बोर्ड है, तो ये मेरा लेफ्ट पार्ट है और ये मेरा राइट पार्ट है। ये बात ध्यान देना, ये लोग बहुत सारे लोग मतलब पेपर में गलत कराते हैं। लंग्स में तो नहीं करते, बट जब हार्ट आता है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल गलत कराते हैं। तो मुझे ऐसे ही लेना है, ठीक है। ये मेरा लेफ्ट पार्ट हो गया और ये मेरा राइट पार्ट। लेकिन जब मैं बनाने के लिए मुड़ूंगा तो ये तो मेरा राइट हैंड है, तो क्रिस क्रॉस ध्यान देना, मतलब ये नहीं कि मैं राइट हैंड इधर है तो यहाँ ये मेरा राइट पार्ट होगा, ये मेरा लेफ्ट पार्ट होगा, उल्टा हो जाता है। ठीक है, अभी मैं ऐसा हूं, ये हो गया लैटरल इन्वर्जन। तो जब मैं बनाऊंगा लंग्स या कोई भी ऑर्गन या हार्ट का शेप बनाऊंगा, तो क्या ध्यान देना है आपको बेटा, कि क्रिस क्रॉस होता है। लेफ्ट आपके राइट साइड में होगा, जो उसका लेफ्ट पार्ट है। क्लियर है? ठीक। तो ये आपका ट्रैकिया है, ये आपके 2 लंग्स हैं। द डायग्राम इज वेरी ब्यूटीफुल, इट इज लाइक ऑसम। ऐसा डायग्राम शायद ही कोई बना पाए, है ना। मतलब मोनालिसा और कौन है, जो भी पिकासो एंड ऑल की पेंटिंग भी मेरे आगे डायग्राम के आगे खेल है। अब देखो
ये ट्रैकिया डिवाइड हो गया दो पार्ट में, इनको अपन बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। ये एक ब्रोंकाई है, ये दूसरा ब्रोंकाई है। ये दोनों ब्रोंकाई जाके मिलते हैं लंग्स से। दो लंग्स हैं, अब फिर मैंने बताया ये वाला लेफ्ट है और ये वाला राइट है। बनाने में मैं बना राइट से रहा हूं, ये वाला मेरा राइट हैंड है, बट ये कौन सा आएगा? लेफ्ट। तो ये लेफ्ट लंग है और ये राइट। यहां पर आपका दिल होता है। क्या होता है? दिल होता है। दिल तो है दिल, ये दिल है आपका। तो यहाँ पे ये हल्का डिप्रेशन होता है लेफ्ट लंग में, इसलिए लेफ्ट लंग का साइज राइट लंग से हल्का छोटा होता है। इसका समथिंग वॉल्यूम 620 होता है, इसका 570 है समथिंग, इतना मतलब इसका कम होता है। मेरे को एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है, बट इतना ही कुछ होता है ना। ये जो ऐसे डिप्रेशन है इसको अपन बोलते हैं कार्डियक नॉच। यार मैं इतना क्यों पढ़ा रहा हूँ? इसको अपन कार्डियक नॉच बोलते हैं। यहाँ पे दिल होता है पेरिकार्डियम के अंदर, दिल की पेरिकार्डियम बोलते हैं। अब लंग जिस कोटिंग के अंदर प्रेजेंट है उसको अपन बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन में प्लूरल फ्लूइड होता है, वो उसको लुब्रिकेटेड रखता है, मॉइस्ट रखता है, शॉक एंड ऑल से बचाता है। लंग को मॉइस्ट होना चाहिए। अच्छा, अब वो सब छोड़ो लंग की बात, अब सीधे ब्रोंकाई आपके फर्दर डिवाइड होते हैं इसमें ब्रोंकियोल में। नाम बस याद करना है, ब्रोंकाई विल डिवाइड इनटू ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल फर्दर डिवाइड होते हैं आपके, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एल्वियोले। क्या होता है? एल्वियोले। तो ट्रैक आपका विंड पाइप डिवाइड हुआ ब्रोंकी में, ब्रोंकी डिवाइड हुए ब्रोंकियोल्स में, और ब्रोंकीओल डिवाइड हुए एल्वियोली में। ठीक है। अब एल्वियोले क्या है? सैक लाइक स्ट्रक्चर। अब सैक लाइक स्ट्रक्चर है। अब दे आर रिचली सप्लाइड बाय ब्लड वेसल। खूब सारी ब्लड वेसल होती है। अब फिर से वही है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है। अगर मैं अपने एल्वियोले को एक्सपैंड करके जमीन पे रख दूं तो एक लॉन टेनिस का जो कोर्ट होता है ना, वो पूरा कवर हो जाएगा। काफी एरिया होता है इसका, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपैंड होते हैं। एक्सपैंड क्यों होते हैं? क्यों? ताकि मैक्सिमम गैसियस एक्सचेंज हो सके। सैक या बलून लाइक है, फूल जाते हैं। ठीक है। तो जब आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम होती है ना, कंजेशन होता है, तो ये एल्वियोलर सैक ही अच्छे से काम नहीं करते हैं। जो लोग बहुत स्मोकिंग करते हैं उनकी ये एल्वियोलर सैक अपना जो इलास्टिसिटी है वो खो देते हैं, तो वो अच्छे से एयर को ग्रास्प नहीं कर पाता, उतना एक्सपैंड नहीं होता, तो कम हवा आती है, तो हाँफने लगता है। इसलिए स्मोकिंग इज डेंजरस टू हेल्थ। आगे देखो, तो ब्लड वेसल से रिचली सप्लाइड होता है। अब वही है, यहाँ पे एयर आएगी, ये बहुत एक्सपैंड हो जाएगा, फिर क्या होगा? एयर में आपकी कौन सी गैस प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। उसके बाद क्या होगा? ऑक्सीजन उचक के किसमें चला जाएगा? हीमोग्लोबिन में चला जाएगा। हीमोग्लोबिन किसमें प्रेजेंट होता है? रेड ब्लड सेल में, और हीमोग्लोबिन ही आरबीसी को लाल रंग देता है। अब क्या होगा? ध्यान रखना, एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वो 4 शादियां कर सकता है, या 4 गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बना सकता है। इसका कहने का मतलब ये कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन एटम से अटैच हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या होगा, है ना? तो 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल will attach itself to 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। फिर उसको यहां से वो ले जाएगा, पूरी बॉडी में रोटेट करवाएगा, ऑक्सीजन सेल्स में चली। अच्छा, इसको बोलते क्या है अपन? इसको अपन बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है, और एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बना सकता है। इसका मैं जेंडर अभी डिसाइड नहीं कर रहा,
अच्छा, पहले के जमाने के लोग होते हैं तो बोलते हैं कि 4 गर्लफ्रेंड बना सकता है, बट जब से नेहा धूपी आई है तो इट्स हर चॉइस, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वो वाली बात भी कह दी, ठीक है। क्या छोड़ो, मजाक अल्पनीय है। मैं क्या बोला था, हाँ, अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूरे बॉडी में रोटेट करेगा, फिर ऑक्सीजन सेल में जाएगी, वहां पे रेस्पायरेशन होगा, कौन सी गैस लिबरेट होगी, CO2। अब ध्यान रखना, CO2 जो है ना वो हीमोग्लोबिन से ज्यादा चिपकती नहीं है, तो CO2 दो फॉर्म में ट्रेवल करती है, ऑक्सीजन तो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में चलती है, CO2 दो फॉर्म में ट्रेवल करती है, CO2 पानी से मिल जाती है और कार्बोनिक एसिड फॉर्म कर लेती है, H2CO3। यही एसिड आपकी कोल्ड ड्रिंक में होता है, कार्बोनिक एसिड। एक इस फॉर्म में ट्रेवल करती है और कई बार हीमोग्लोबिन से ही मिलती है, एफिनिटी कम होती है मिलने की। तो जब हीमोग्लोबिन से मिलती है, अरे रे रे, चौक खत्म हो गई। ये देखो, जब हीमोग्लोबिन से मिलती है तो बनाती है कार्ब अमीन हीमोग्लोबिन। तो ये सवाल आता है कि हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड का जब रिश्ता बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कार्ब अमीन हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन के साथ क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन इसी फॉर्म में ट्रेवल करती है, लेकिन जो CO2 है वो प्लाज्मा में, अभी अपन पढ़ेंगे ब्लड में, ब्लड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है कॉर्पसस। प्लाज्मा मतलब जो लिक्विड पार्ट, उसका लाइट फेंट येलोविश पार्ट है ना, उसमें आपका ग्लूकोज होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, एल्ब्यूमिन होता है, सीरम होता है, एंटीबॉडी होती है। वो जो लिक्विड पार्ट है वो पानी होता है, 90 to 95% पानी होता है। और फिर कॉर्पसल्स में क्या आता है, RBC, WBC और प्लेटलेट। तो हीमोग्लोबिन किसका पार्ट है, हीमोग्लोबिन RBC का पार्ट है, लेकिन जो CO2 है वो प्लाज्मा में H2CO3 के फॉर्म में कई बार मूव करती है, और साथ में कार्ब अमीन हीमोग्लोबिन के फॉर्म में भी मूव करती है। अब ये CO2 वापस से आएगी लंग्स में, एल्वेओले में फिर से गैसेस एक्सचेंज होगा और CO2 एक्सेल आउट हो जाएगी। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन तो आपने पढ़ ही लिया है, ठीक है। तो लंग्स के बारे में अगर लिखने को आता है, फिर से पूरा लिखने को नहीं आएगा, या तो डायग्राम बनाने को आएगा। फिर क्या पूछ लेगा, व्हाट इज फंक्शन ऑफ नेजल कैविटी, ठीक। फेरिंग्स का तो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ठीक है, उसको कोई बात नहीं। फेरिंग्स में होते हैं टॉन्सिल, टॉन्सिल एयर को फिल्टर करते हैं, एक लाइन का फंक्शन है। उसके बाद फिर पूछ लेगा, ये आपके ब्रोंकाई, ब्रोंकाई डिवाइड होते हैं ब्रोंकियोल में, ब्रोंकियोल जाते हैं एल्वियोलर सैक में, एल्वियोल में। एल्वियोली किससे सप्लाइड, इट इज रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरी, ठीक है। ब्लड में क्या होता है, आरबीसी, आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, और एक हीमोग्लोबिन 4 लोग से जुड़ जाता है। 4 लोग से जुड़ने के बाद उसको पूरी बॉडी में रोटेट करवाता है, फिर रेस्पिरेशन होता है, CO2 बनती है, CO2 वापस ब्लड में आती है। CO2 दो फॉर्म में चल सकती है, या तो प्लाज्मा में, यहाँ लिख लेना प्लाज्मा में, या तो प्लाज्मा में So please pay attention. From tomorrow onwards, we will read about the human heart. Do attend the lecture. It is very important. ठीक, डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना बेटा, ठीक है। ओके, चलो, ओके, बाय, टेक केयर, बाय।